बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। आज के टॉपिक में हमने बात करनी है मेंडल इंटरैप्शंस के बारे में। बच्चे, इंटरैप्शन का मतलब होता है वजाहत या तशरीह करना। इससे पहले लेक्चर में हमने मेंडल के बारे में पढ़ा था कि मेंडल कौन था, उसका क्या काम था। वहाँ हमने बात की थी कि मेंडल ने दो लॉ पेश किए थे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से। एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्बमेंट है और दूसरे का नाम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आज के टॉपिक में हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को आगे लेके चलना है, तो उससे पहले मैं कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहता हूं जो कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सप्लेन की थी। बच्चे, हमने कहा था कि जब भी हम किसी करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो उसको पेयर ऑफ अलील है वो कंट्रोल करती हैं। तो ये आपको राउंड सा एक बॉल नज़र आ रहा है, ये समझ लें कि राउंड सीड, यानी कि सीड की जो शेप है वो क्या है, राउंड है। दूसरी तरफ ये आपको रिंकल टाइप चीज़ नज़र आ रही है, तो ये सीड की शेप क्या है, रिंकल टाइप है। बच्चे, इसको मैंने स्मॉल आर से इंडिकेट कर दिया, इसको मैंने कैपिटल आर से इंडिकेट कर दिया। तो लास्ट टाइम जब हमने गैमीट बनाए तो कैपिटल आर ये दो गैमीट बन गए और स्मॉल आर ये दो गैमीट बन गए। जब बच्चे इन दोनों गैमीट को आपस में मिलाया तो हमारे पास जो इंडिविजुअल बने थे वो सारे के सारे राउंड शेप थे। तो मैं कह देता हूँ कि 100% हमारे पास क्या आ गए, राउंड शेप के सीड आ गए। बच्चे, फिर मैंने क्या करवाया था कि इनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई थी। सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई तो हमारे पास जो रिजल्ट थे वो थोड़े डिफरेंट थे। वो किस तरह, आप इनके गैमीट बना लें, इसके गैमीट बना लें। तो बच्चे कैपिटल आर स्मॉल आर एक तरफ, कैपिटल आर स्मॉल आर एक तरफ। अब बच्चे कैपिटल आर और ये कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसी तरह कैपिटल आर और स्मॉल आर। यहाँ आप स्मॉल आर पहले भी लिख सकते थे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और इसी तरह स्मॉल आर और स्मॉल आर। अब बच्चे ये देखो, एक हमारे पास प्योर राउंड है, दो हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन है जिसमें दोनों अलील मौजूद हैं, और ये होमोजाइगस क्या है, कंडीशन है, और ये क्या है, रिंकल्ड है। तो बच्चे हमारे पास जो फिनोटिपिक रेशियो आई थी वो 3:1 के 3 राउंड है और एक क्या है, रिंकल्ड है। लेकिन जीनोटाइपिक रेशियो हमारे पास 1:2:1 आई थी। और जीनोटिपिक रेशियो के बारे में मैंने बताया था कि जीन से रिलेटेड या जिसको हम देख नहीं सकते, ठीक है। बच्चे, आप इससे रिजल्ट निकाल सकते हैं कि आपके पास एक कंडीशन बताई हो तो आप आगे रेशो फाइंड कर सकते हैं। और इस बच्चे क्रॉस को, ये जो टेबल आपको नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर क्या होता है कि एक ग्राफ या एक टेबल को कहते हैं जिसके ज़रिए हम इंडिविजुअल की फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे टेबल को या ऐसे ग्राफ को हम नाम देते हैं पुनेट स्क्वायर का। बच्चे, आगे आप इनसे अपनी मर्ज़ी के साथ डिफरेंट रेशो फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कैपिटल आर का इसके साथ क्रॉस करवा दें तो आप रेशो फाइंड कर सकते हैं। कैपिटल आर का स्मॉल आर के साथ क्रॉस करवा सकते हैं तो आप रेशो फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह कैपिटल आर स्मॉल आर का आप इसके साथ क्रॉस करवा सकते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आपने मुझे चेक करवानी है। मैं आपको उधर ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, वहाँ आपने मुझे बताना है कि ये इसके जो आगे रेशो आएगी वो किस तरह से आएगी। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल भी दी हुई है कि कैपिटल आर और कैपिटल आर एक तरफ है, इसका मैंने क्रॉस करवाया है कैपिटल आर और स्मॉल आर के साथ, ठीक है। तो जब इसका क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास कैपिटल आर के दो कंडीशन आ जाएंगी, कैपिटल आर स्मॉल आर की दो कंडीशन आ जाएंगी। अब इसमें फिनोटिपिक रेशो तो बच्चे सारे के सारे क्या हैं, राउंड है। लेकिन जीनोटिपिक रेशो क्या है, 2:2 है, क्योंकि दो हमारे पास प्योर कंडीशन है और दो हमारे पास क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो इसको आप मैथ में के अंदर आप ये भी पढ़ते, इसको कट करके हम 1:1 भी लिख सकते हैं। तो ये आपको मैं एक्सरसाइज दूंगा ग्रुप के अंदर। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट जो आज हमने बात करनी थी वो मेंडल इंटरैप्शंस के बारे में है। बच्चे, मेंडल इंटरैप्शन यानी कि तशरीह मेंडल करता है अपने लॉज की, और आज का जो टॉपिक है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से रिलेटेड है, ठीक है। हमने पढ़ना है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है क्या। तो उससे पहले कुछ चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। बच्चे, सबसे जो पहली चीज़ है वो है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, या हम कहते हैं हेरिडिटी फैक्टर। बच्चे, आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या होते हैं। लास्ट टाइम लेक्चर में हमने बात की थी कि प्लांट के डिफरेंट करैक्टर होते हैं, और मेंडल ने जब प्लांट यानी कि पाइजम सैटिवम को डिस्कस किया था तो उसने 7 डिफरेंट करैक्टर को स्टडी किया था, और वो सातों के सातों करैक्टर क्या थे, एक दूसरे से मुख्तलिफ थे।
तो बच्चे मुख्तलिफ खसूसियात के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का। बच्चे इन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, मिसाल के तौर पर एक टाल था और दूसरे क्या थे, स्मॉल थे। मैं और लिख देता हूँ, एक हमारे पास राउंड था, दूसरा हमारे पास क्या था, रिंकल था। तो ये क्या थे कि मुख्तलिफ करैक्टर थे। मेंडल जब पाइजम सैटिवम को डिस्कस कर रहा था, उसने कहा कि ये जो खसूसियात होती हैं वो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाती हैं, ये किसी उनसर या किसी फैक्टर की वजह से जाती हैं। बच्चे उस फैक्टर को उसने एलिमेंटस या एलिमेंट का नाम दिया था, ठीक है। पहले उन फैक्टर को उसने क्या कहा था, एलिमेंट का नाम दिया था, लेकिन बाद में उसने इन एलिमेंट्स को नाम यूज़ किया जीन्स का, कि जीन्स की वजह से खसूसियात हैं वो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाती हैं, और उसके लिए उसने वर्ड यूज़ किया था हेरिडिटी फैक्टर, यानी कि विरासती मादा है। फिर बच्चे आपने बात की डोमिनेंट और रिसेसिव की। आपको इन दोनों का पता होना चाहिए कि डोमिनेंट कंडीशन क्या होती है और रिसेसिव कंडीशन क्या होती है। बच्चे डोमिनेंट, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास सीड शेप की मैं बात करूँ, कैपिटल आर है, एक कंडीशन हमारे पास स्मॉल आर है, ठीक है। बच्चे जब आगे इंडिविजुअल बनेगा तो इसके अंदर ये कंडीशन बनेगी, कैपिटल आर और स्मॉल आर। बच्चे इसका कलर कौन सा होगा, इसका कलर हमारे पास होगा, शेप होगी इसकी राउंड। राउंड क्यों होगी, उसमें बच्चे हमारे पास रोल आ जाता है, उसमें हमारे पास जो रोल आ जाता है वो कैपिटल आर का है, कि कैपिटल आर की वजह से इसकी जो शेप है वो क्या होगी है, राउंड होगी है। तो क्योंकि आर की वजह से आर ने अपने करैक्टर को या अपने असर को इसके ऊपर क्या कर लिया है, डोमिनेंट, गालिब कर लिया है। तो इस तरह इस अलील को हम नाम देते हैं डोमिनेंट, और जो अपने करैक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाती उसको हम बच्चे नाम देते हैं रिसेसिव का, उसको हम नाम देते हैं रिसेसिव का। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, दादा दादी है, दादा का कलर वाइट है जबकि दादी का कलर क्या है, ब्लैक है। बच्चे अब आगे उनके जो बच्चे होते हैं वो सारे के सारे क्या है, वाइट हैं, वो सारे के सारे क्या है, वाइट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब का कलर किस पे चला गया है, दादा पे चला गया है। लेकिन जब आगे उनके बच्चे होते हैं तो उनमें से कुछ बच्चों का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बच्चा किस पे गया है, दादी पे गया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो दादा दादी से आपके जो पेरेंट्स बने हैं उनके अंदर वो जीन्स मौजूद थी। आपको मैं एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये दादा की अलील है और ये क्या है, दादी की अलील है। तो दादी क्या थी, ब्लैक थी, और ये क्या थे, वाइट थे। अगर बच्चे अगले इंडिविजुअल के अंदर ये कंडीशन आ जाती है तो कलर क्या होगा, वाइट होगा, कलर क्या होगा, वाइट होगा। आगे जब ये फर्टिलाइज करेंगे या अपने इंडिविजुअल पैदा करेंगे तो इनके अंदर ब्लैक होने के चांस हैं। तो फिर मतलब क्या हुआ कि ये खुसूसियाँ किससे मिलती हैं, दादी से मिलती हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा होमोजाइगस, और फिर बात करेंगे हेट्रोजाइगस की। ये बच्चे मैंने पहले भी बताया था कि होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है और हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या है। बच्चे अगर तो दोनों इंडिविजुअल या दोनों पेरेंट्स के अंदर एक जैसी खसूसियात हैं तो उसे हम कहते हैं होमोजाइगस। या मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि ये कंडीशन है तो फिर क्या होगी, होमोजाइगस कंडीशन है। अगर कंडीशन कुछ इस तरह से है और अगले इंडिविजुअल के अंदर ये करैक्टर अपीयर होते हैं तो फिर मैं कहूँगा ये हेट्रोजाइगस है। अगर तो अलील एक जैसे हैं तो उसे मैं कहूँगा होमोजाइगस, और अगर अलील एक दूसरे से मुख्तलिफ है तो उसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस। आगे वर्ड आ रहा है हेट्रोजाइगोट। क्या होता है हेट्रोजाइगोट, क्या होता है बच्चे, इस अलील के मिलने से गैमीट और गैमीट के आगे मिलने से जाइगोट आपको पता है बनता है कि एक अलील इधर से आ गई, एक अलील इधर से आ गई। अगर तो अलील बच्चे इस तरह है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये एक अलील एक गैमीट में थी, ये एक अलील एक गैमीट, तो अब ये क्या क्या है, जाइगोट बन गया। तो बच्चे ऐसा जाइगोट जिसके अंदर डिफरेंट अलील हो उसको हम नाम देते हैं हेट्रोजाइगोट का। फिर हम बात करेंगे जीनोम क्या है। तो आपने बात की थी कि टोटल जेनेटिक मटेरियल जो होता है इंडिविजुअल का उसे हम नाम देते हैं जीनोम का। नेक्स्ट बच्चे हमने बात करनी है फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन क्या है और गैमीट की। फर्टिलाइजेशन से पहले मैं बताना चाहूँगा कि गैमीट क्या होते हैं।
बच्चे गैमीट जब बनते हैं तो आपको पता है कि गैमीट हम हैप्लॉइड सेल यानी कि स्पर्म और एग के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। तो हर गैमीट में कितनी अलील होती हैं? एक अलील होती है। तो बच्चे जब गैमीट आपस में मिलते हैं तो मतलब क्या हुआ है कि फर्टिलाइजेशन हुई है। तो फ्यूजन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो गैमीट की जो फ्यूजन होती है उसको हम नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन का। अब बच्चे आपका ये सारी टर्म्स हमने एक्सप्लेन कर ली हैं। तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि हम बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। तो अभी तक हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात बिल्कुल भी नहीं की। बच्चे जब आप इन तमाम डेफिनेशंस को याद कर लेंगे, इन तमाम फैक्टर को डिस्कस कर लेंगे, तो फिर आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट समझना इंतहाई आसान हो जाएगा। बच्चे अब बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। ये सिर्फ आधे सेकंड की बात है। बच्चे इसका मतलब सेग्रीगेट का मतलब होता है अलहदा होना। मिसाल के तौर पर आपकी बॉडी के अंदर आँखों के कलर को डिटरमिन करने के लिए ये दो अलील मौजूद हैं। तो बच्चे आगे जब गैमीट बनेंगे ना तो हम कहते हैं ये एक गैमीट बन गया और ये अलील एक गैमीट के अंदर चली गई। तो कहते हैं जब फर्टिलाइजेशन होना होती है और गैमीट फार्मेशन होती है तो अलील होती हैं वो इंडिपेंडेंटली तौर पर आपस में सेग्रीगेट होती हैं। तो इसे हम नाम देते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरी तरफ मैंने लिखा है स्किन का कलर। तो इस तरह बच्चे क्या है कि अलील आपस में क्या होती हैं? सेपरेट होंगी। ये एक गैमीट में जाएंगी, ये एक गैमीट में अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह अलील का इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होना या अलहदा होना, इसे हम नाम देते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। बच्चे ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आज एक्सप्लेन किए हैं। इन पॉइंट में अगर आपको ना समझ आई हो तो आपने मुझसे पूछना है। सेकंड, एक चीज़ मैं यहाँ रिवाइज करवाना चाहूँगा। ये हमने कुछ पुनेट स्क्वायर के बारे में बात की थी, फिर मैंने इन टर्म्स के बारे में। अगर इन टर्म्स में से किसी भी टर्म्स की आपको समझ नहीं आती तो आपने मुझसे पूछना है। फिर बच्चे मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, इसका मतलब क्या होता है? बच्चे F1 या इसके लिए वर्ड फीलियल का भी यूज़ किया जाता है कि हमारे पास पेरेंट से जो पहली जनरेशन्स आती है, पेरेंट के क्रॉस से जो पहली जनरेशन्स आती है उसे हम नाम देते हैं F1 जनरेशन का। अब उनके आगे जो इंडिविजुअल पैदा होंगे उसको हम नाम देंगे F2 जनरेशन्स का। तो ये चीज़ आपने याद करनी है। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।